हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी की जेएसएससी सीजीएल की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी या चल रही थी। लेकिन अभी किसी कारण से जो जेएसएससी एग्ज़ाम है वो रद्द हो चुका है। अब हमारा मेन टारगेट है जेपीएससी की तरफ। तो क्या कर सकते हैं? आज से अब ये सुनने का डाल लीजिए कि जेपीएससी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इतने दिनों से हम सभी जुड़े हुए हैं इस चैनल के माध्यम से और सभी जेएसएससी की तैयारी ही कर रहे हैं। कई लोग प्रयासरत हैं कि किसी तरह एग्ज़ाम हो जाए। हम भी वही चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो जाना चाहिए और आगे की जो है समस्याएं वो दूर करके एग्ज़ाम को करवा लिया जाएगा। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक अपनी कमियों को दूर करते हुए चलिए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। छोटे छोटे सारे पॉइंट जो हैं इसमें करने का कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में। अब इस वीडियो में नागवंशी शासन व्यवस्था और माझी शासन व्यवस्था जो है वो दोनों हम लोग इसमें करेंगे। तो नागवंशी शासन व्यवस्था जो है उसका प्रारंभ कब से माना जाता है? तो नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ जो है उसे हम लोग 64 ईस्वी से मानते हैं, जो प्रथम शताब्दी के अंतर्गत आता है। तो नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ कब से मानते हैं? तो बोलेंगे 64 ईस्वी से माना जाता है। यह देखिए दोस्तों, ये बहुत दुख का बात है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है और अब उससे निकलने का समय है और फिर से प्रयास करने का समय है। कई कमियां रह चुकी हैं। अब छोटे छोटे पॉइंट जिनसे क्वेश्चन बनते हैं और जो गड़बड़ी करते हैं वो सभी इसमें दूर हो जाएगा। ठीक है, जेपीएससी का तैयारी अगर कर रहे हैं तो जेएसएससी का पेपर 3 का ऑटोमेटिक तैयारी हो जाएगा। सारे जितने भी सिलेबस में जो भी पॉइंट दिया हुआ है सभी हम लोग इस वीडियो में करेंगे कंप्लीट। ठीक है, एक एक करके सारी शासन व्यवस्था करेंगे। करंट अफेयर्स जो पूछे जाते हैं जिस प्रकार के वो पूछेंगे करेंगे। उसके बाद फिर आगे भी जो भी सिलेबस में जितना टॉपिक है सारा टॉपिक इस वीडियो में हम करवा देंगे आपको। तो चलिए, प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? नागवंशी राजा जो पहले थे वो कौन थे? फनी मुकुट राय थे। कौन थे? फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी सुतियाम्बे बनाई थी। कहाँ बनाई थी? सुतियाम्बे। ठीक है, आगे चलते हैं कि नागवंशियों के काल की कर व्यवस्था किस शासन व्यवस्था के जैसी थी? नागवंशी के काल में जो कर व्यवस्था थी, टैक्स लेने का जो व्यवस्था था, वो किससे मिलता जुलता है? तो वो बोलेंगे मुंडा शासन व्यवस्था के जैसा ही था। मुगल सेना के द्वारा यहाँ के राजाओं से लिया जाने वाला नजराना क्या कहलाता था? तो मुगल सेना के द्वारा यहाँ के लोगों से लिया जाने वाला नजराना जो है उसे मालगुजारी कहा जाता था। देखिए, सबसे पहले हुआ क्या कि यहाँ के जो नागवंशी शासन व्यवस्था जो था उसमें यहाँ के प्रजा से डायरेक्ट जो टैक्स था, गांव से डायरेक्ट टैक्स नहीं लिया जाता था। ठीक है, तो गांव से टैक्स नहीं लिया जाता था। तो ये जो मुगल सेना आती थी यहाँ पर, तो उन लोग को टैक्स कहाँ से दिया जाएगा? तो वो जो कर देने का बात था, तो जैसे ही आता जब जब मांग, हमेशा टैक्स नहीं दिया जाता था। जब वो मांग करते थे, मुगल सेना या मुगल अधिकारी जब मांग करते थे तब उनके सामने कर की पेशकश कर दी जाती, कर दे दिया जाता था। तो इसीलिए जब मांग होता तभी, इसलिए उसको बोलते थे नजराना। ठीक है, और ये जो नजराना दिया जाता था उसका नाम पड़ गया बाद में मालगुजारी। ठीक है, मालगुजारी वसूलने का कार्य किसको दिया गया? तो मालगुजारी वसूलने का काम मानकी को दिया गया। किसे दिया गया? मानकी को। मानकी को नागवंशी शासन व्यवस्था में क्या कहा जाता था? तो मानकी जो था उसे भूंइहर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भूंइहर। देखिए, पूरा कहानी अच्छे से समझते हैं। हुआ क्या कि मुगल जब यहाँ आते थे तो यहाँ के राजाओं से कर वसूलना का काम करते थे। अब सालाना कर देने में यहाँ के जो पूरे एक साल का जो कर होता था उसको भरने में यहाँ के राजाओं को हालत ख़राब हो जाता था, क्योंकि पूरा जो टैक्स का पूरा भार था वो राजा के ऊपर ही आ जाता था। और नागवंशी शासन व्यवस्था में प्रजा से जो है वो टैक्स नहीं लिया जाता था। तो यानी कि पूरा टैक्स भरेगा कौन? जो राजा है वो भरेगा। ठीक है, ऐसे में क्या हुआ शुरू में कि शुरू में तो भार देने में इन लोग, टैक्स देने में इन लोग को समस्या हुआ। इस समस्या को दूर करने के लिए ये लोग क्या किए कि अपना जो भार है वो कम करने के लिए, जो पहले से प्रथा चली आ रही थी कि प्रजा से नहीं लेना है, उसको ये लोग दूर कर दिए, उसको तोड़ दिए नियम को। अब बोले कि ठीक है, प्रजा से भी टैक्स वसूला जाएगा। तो प्रजा से कौन वसूल करेगा? तो उसके लिए उन्होंने मानकी को तय किया कि मानकी जो है वो प्रजा से करेगा।
अब बाद में चल के इस मानकी का नाम चेंज करके भूंयहर कर दिया गया। तो मानकी को नागवंशी शासन व्यवस्था में भूंयहर कहा जाने लगा और यही जो है वो कर वसूला करते थे। ठीक है, चलिए, छोटा नागपुर खास के राजा दुर्जन साल को किस किले में कैद करके रखा गया था? तो राजा दुर्जन साल को जहांगीर जो है वो टैक्स देने से मना कर दिए। क्योंकि दुर्जन साल मना क्यों किए? क्योंकि सारा वहन यही करते थे, टैक्स पूरा इन्हीं के ऊपर लोड हो गया था, प्रजा से वसूलना नहीं था। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि जहांगीर जो था, इन्होंने क्या किया कि जहांगीर को कर देने से मना कर दिए। अब जब मना कर दिए तो फिर इन्होंने जहांगीर को ये कैद कर लिया और कैद करके ग्वालियर के किले में कैद करके रखा था, जहां ये 12 वर्षों तक कैद करके रहे। और फिर 6,000 रुपये सालाना के तौर पर इनको क्या किया गया? रिहा कर दिया गया कि आपको 6,000 सालाना कर देने की सहमति हुई और फिर इन्हें छोड़ दिया गया। ठीक हो, किसको? राजा दुर्जन साल को। फिर है छोटा नागपुर खास के प्रथम सिविल कलेक्टर किसे नियुक्त किया गया? तो छोटा नागपुर खास के प्रथम सिविल कलेक्टर बनाए गए एसजी विटली को। किसको? एसजी विटली को। अस्थाई बंदोबस्ती कब लागू किया गया? तो अस्थाई बंदोबस्ती चालू हुआ 1793 में। आगे चलेंगे, मांझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? तो अब हम लोग देखेंगे मांझी शासन व्यवस्था में आगे हैं तो ये संथाल जनजाति से संबंधित है। मांझी शासन व्यवस्था संथाल जनजाति से संबंधित है। फिर देखते हैं आगे कि संथाल जनजाति किस राज्य से झारखंड में प्रवेश किए थे? मतलब कहने का है कि संथाल जनजाति झारखंड में से पहले कहाँ रहते थे? तो झारखंड से पहले संथालों का निवास स्थान पश्चिम बंगाल में माना जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इन्हें संथाल ना कह के सावतार कहा जाता था। तो अगला सवाल है कि पश्चिम बंगाल में संथाल जनजाति को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो बोलेंगे सावतार के नाम से जाना जाता था। मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव में एक पंचायत होती है और जिसका प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पंचायत का जो प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं? मांझी कहते हैं। क्या कहते हैं? मांझी। आगे चलेंगे, मांझी के सहायक कौन होते हैं? तो मांझी की सहायता करने वाला है जोग मांझी। मांझी का सहायक को क्या बोलेंगे? जोग मांझी। आगे है, मांझी के अनुपस्थिति में कार्यों का संचालन उप मांझी करता है और उप मांझी को क्या कहा जाता है? तो उप मांझी जो होता है उसको प्रमाणिक कहा जाता है। यानी मांझी अगर रहेगा तो मांझी काम करेगा, मांझी का सहायक जोग मांझी होगा। अगर मांझी नहीं होता है, अनुपस्थित रहता है, तो इस हालत में प्रमाणिक जो है, प्रमाणिक या प्राणिक भी कहते हैं, तो प्रमाणिक जो है उस वो सारा काम धाम मांझी का देखभाल सारा काम वही करेगा। मांझी के सचिव को क्या कहा जाता है? तो मांझी का जो सचिव है उसे गोड़ाइत कहते हैं। गोदाइत लिखा गया, गोड़ाइत कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? गोड़ाइत। मांझी के सचिव को गोड़ाइत कहा जाता है। आगे चलते हैं, जितने भी वैवाहिक मामले हैं, शादी ब्याह में जो भी टेंशन है उसको सुलझाने का काम कौन करता है? तो जोग मांझी करता है। योग नहीं है ये, जोग मांझी। कौन करता है? जोग मांझी। शादी विवाह से के मामलों को निपटाने का काम जोग मांझी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि संथाल जनजाति की सबसे कठोर दंड कौन है? तो हम लोग जानते हैं संथाल जनजाति की सबसे कठोर दंड कौन है? बिटलाहा। क्या बोलते हैं उसको? बिटलाहा। संथाल जनजाति की सबसे कठोर दंड बिटलाहा होता है। बिटलाहा कैसा दंड है? तो बोलेंगे बिटलाहा एक कैसा दंड है? तो यौन संबंधी जो कुछ करता है तो उस वैसा दंड है। ठीक है, फिर है बिटलाहा। बिटलाहा नामक कठोर दंड किन मामलों में दिया जाता है? तो यौन संबंधी जो मामले होते हैं उनमें जो दोषी पाया जाता है उसको बिटलाहा दिया जाता है। संथाल का सबसे कठोर दंड यही। 5 से 8 गांव के मांझी को क्या कहा जाता है? 5, जिस मांझी के अंडर में 5 से 8 गांव रहेगा उसको क्या बोलेंगे? तो उसको देश मांझी कहेंगे। 5 से 8 गांव के मालिक मांझी को क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे देश मांझी कहा जाता है। आगे चलते हैं, 15 से 20 गांव मिलकर क्या बनाते हैं? तो 15 से 20 गांव आपस में मिलकर परगना का निर्माण करते हैं। ठीक है, और परगना का जो प्रमुख होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको परगनाइत कहते हैं। 15 से 20 गांव आपस में मिलकर परगना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? परगना। 15 से 20 गांव आपस में मिलकर परगना बनाते हैं
और परगना का जो प्रमुख है उसको परगनैत कहते हैं। ठीक है। बिटलाहा करने का अधिकार किसको होता है? तो बिटलाहा जो है उसका दंड देने का अधिकार है परगनैत को। परगनैत जो है वही बिटलाहा दंड सुनाता है, परगनैत। ठीक है, आगे चलते हैं। धार्मिक अपराधों के मामलों का फैसला कौन सुनाता है? धार्मिक अपराध जो होता है उसका फैसला कौन सुनाएगा? तो उसका फैसला सुनाएगा न्यायिके। धार्मिक अपराध के मामले को कौन सुनाता है? न्यायिके। ग्राम सभा होने वाला है, उत्सव होने वाला है, इसकी सूचना कौन देता है? तो इसकी सूचना देता है गोड़ायत। कौन देता है? गोड़ायत। ग्राम सभा दिन होने वाला या फिर जो कुछ उत्सव होने वाला है, मेला उला लगने वाला है, तो इसका गोड़ायत या गोड़ाइत जिसको कहते हैं वही देता है। मांझी शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता किस आधार पर दी गई थी? तो मांझी शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता देने के लिए यूल रूल्स, कौन सा रूल आया था? यूल रूल्स, जो कि 1856 में। यूल रूल्स कब आया? 1856 में, और इसे मांझी शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता मिला। आगे चलेंगे कि मांझी शासन व्यवस्था के सर्वोच्च न्यायिक संस्था को क्या कहा जाता है? तो मांझी शासन व्यवस्था में जो सर्वोच्च न्यायिक संस्था होता है, मतलब कि जो सबसे सुप्रीम कोर्ट है इन लोग का, उसको लोबिर सेंद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? लोबिर सेंद्रा कहा जाता है। मांझी शासन व्यवस्था के सर्वोच्च न्यायिक संस्था को लोबिर सेंद्रा कहा जाता है। मांझी शासन व्यवस्था के शिकार परिषद को क्या कहते हैं? शिकार जो उन लोग खेलता है उसको क्या बोलते हैं? तो शिकार परिषद को कहते हैं सेंद्रा बेसी। क्या कहते हैं? सेंद्रा बेसी। मांझी शासन व्यवस्था के शिकार परिषद को सेंद्रा बेसी कहा जाता है। तो ये पूरा 31-32 क्वेश्चन है, 31 क्वेश्चन है, और 31 क्वेश्चन में मांझी और जो एक और था, कौन सा शासन व्यवस्था था? नागवंशी शासन व्यवस्था। ये दोनों आज हम लोग किए, नागवंशी और मांझी शासन व्यवस्था। इससे जितना भी क्वेश्चन बन सकता था जो एग्ज़ाम में आने लायक है वो दिए हैं। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो और कैसा चाहिए, लेवल कैसा और चाहिए, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो देख रहे हैं पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मन लगा के जेपीएससी का तैयारी कीजिए, क्योंकि पिछले बार देखे थे 250-52 दिन में जेपीएससी क्लियर कर दिया गया था। इस साल भी वही चांस है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, सरकार बचाने के लिए तो कुछ वैकेंसी देना पड़ेगा, तो जेपीएससी इस बार भी क्लियर हो सकता है। इसलिए उम्मीद है कि इस बार अच्छे समय से एग्ज़ाम हो जाए और रिजल्ट भी जल्दी दे दें। तो इसी बात के साथ, इसी उम्मीद के साथ मेरा वीडियो आते रहेगा। आप लोग मन लगा के देखते रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।